अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्ट में राजा शादी की रस्म पूरी करता है तो सबके चेहरे पर खुशी झलकती है और माहौल में रौनक भर जाती है। प्रेम राजा को धन्यवाद कहता है तो वही लीला मोती बा से बात करते हुए कहती है कि अगर आप शादी में शामिल होती तो लड़ाई में भी मजा आता, हमारी नई यादें बनती और इस खुशी के मौके पर सब मिलकर साथ खड़े होते। लेकिन आपने शादी में शामिल न होकर हमारे साथ और खासकर प्रार्थना के साथ बहुत गलत किया है। लीला आगे चेतावनी देती है कि शादी के बाद प्रार्थना का बच्चा अब अंश का बच्चा होगा, इसलिए अगर आपने उसे नुकसान पहुंचाने की या हमसे छीनने की कोशिश की तो आप मेरा ऐसा रूप देखोगी कि डरकर आपका सारा मेकअप उतर जाएगा। मोटी बा अपने तीखे अंदाज में जवाब देती है कि आपको जो करना है कीजिए, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, और लीला फोन काट देती है। दूसरी तरफ हल्के फुल्के माहौल में जिग्नेश मनोहर जी को जीजाजी कहकर मजाक करता है और पूछता है कि आपने अपने बाल काले करना क्यों बंद कर दिए, जिस पर बाबूजी उसे रोकते हैं और याद दिलाते हैं कि मनोहर जी उसके जीजाजी नहीं हैं। जिग्नेश भूलकर कह बैठता है कि यह पंडित मनोहर शर्मा आखिर कौन है, जिससे मनोहर जी और बाबूजी असहज हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर शादी के दौरान परी और माही बादशाह को अंश के जूते चुराने की जिम्मेदारी देती है और बादशाह पूरे आत्मविश्वास के साथ भरोसा दिलाता है कि वह यह काम करके दिखाएगा। इसी बीच पंडित जी कहते हैं कि अब गठबंधन की रस्म पूरी की जाए। तब अनुपमा परी को यह रस्म निभाने के लिए कहती है। परी अपनी भावनाओं से भरी आंखों के साथ अंश और प्रार्थना का गठबंधन कराती है और फिर खुशी से दोनों को गले लगाती है। इस पल में चारों तरफ तालियों और हंसी की गूंज फैल जाती है। इसके तुरंत बाद कन्यादान की रस्म की घोषणा होती है और पंडित जी प्रार्थना के माता पिता को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये सुनते ही प्रार्थना उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे अपने पिता की याद सताती है। उसी समय दूसरी तरफ पराग सिर दर्द से परेशान होकर दवाई लेने लगता है, लेकिन तभी उसे प्रार्थना की कही हुई बात याद आती है कि ज्यादा दवाई खाना अच्छी बात नहीं होती। पराग खुद से कहता है कि अगर दवाई नहीं खाऊंगा तो सिर दर्द कैसे ठीक होगा, और फिर अतीत की यादों में खो जाता है जब प्रार्थना ने उसे अपनी गोद में सुलाकर सिर की मालिश की थी। वह पल याद कर पराग भावुक हो उठता है और प्रार्थना से उसकी शादी की बात को लेकर हुई पुरानी बातचीत दिमाग में घूमने लगती है। जब प्रार्थना ने कहा था कि मैं अभी बहुत छोटी हूं और पराग ने समझाया था कि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। प्रार्थना ने मजाक में कहा था कि आप मेरी शादी में समय पर आना, और पराग ने दिल से जवाब दिया था कि पापा के बिना बेटी का कन्यादान नहीं हो सकता, मेरे बिना तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। इन सारी यादों से पराग बेचैन हो जाता है और उसका मन विचलित हो उठता है। वह घबराहट में उठकर बाहर जाने लगता है। तभी ख्याति उसे रोकती है और पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है। पराग अपनी टूटती हुई भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करते हुए ख्याति से कहता है कि आज मेरी बेटी की शादी है और कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। हमने जीवन में हजारों बेटियों की शादी करवाई है, लेकिन अपनी ही बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। ये कहते हुए पराग की आंखें भर आती हैं और ख्याति भी गहरी उदासी में डूब जाती है। पराग यह स्वीकार करता है कि यह हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है। उधर शादी के मंडप में लीला अनिल और मीता से प्रार्थना का कन्यादान करने के लिए कहती है, जिस पर अनिल कहता है कि ये सम्मान देने के लिए धन्यवाद, लेकिन वह चाहता है कि कन्यादान की रस्म राही और प्रेम निभाएं, क्योंकि भले ही वे उम्र में छोटे हों, लेकिन उन्होंने मुश्किल समय में प्रार्थना का साथ देकर बड़े होने का फर्ज निभाया है। यह सुनकर राही और प्रेम भावुक होकर खुश हो जाते हैं और अनिल का दिल से धन्यवाद करते हैं। फिर भावनाओं से भरे माहौल में प्रेम और राही प्रार्थना का कन्यादान करते हैं और प्रार्थना से वादा करते हैं कि हम दोनों माता पिता की कमी पूरी करेंगे और उसका हर फर्ज निभाएंगे। इस पल में सबके चेहरे पर खुशी और गर्व के आंसू होते हैं और पूरा मंडप भावनाओं से सराबोर हो उठता है। वहीं दूसरी ओर बादशाह चुपके से अपना काम पूरा करता है और अंश के जूते चुरा लेता है। भारती और जसप्रीत उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन बादशाह चालाकी से भाग निकलता है और जूते सोफे के पास छुपा देता है। तभी वहां जिग्नेश आता है और उन जूतों को देखकर सोचता है कि ये तो उसके ही जूते हैं। वह उन्हें पहन भी लेता है, जिससे एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। इसी बीच शादी की रस्में चल रही होती हैं कि पंडित जी अनुपमा से कुछ सामग्री मंगवाते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। तभी पाखी और जसप्रीत को बड़ी खबर मिलती है कि डांस फिनाले की तारीख घोषित हो गई है। इस खबर को सुनकर अनुपमा और राही हैरान रह जाती हैं।
उधर गौतम ये खबर सुनते ही भीतर से जोश से भर उठता है और कहता है कि मुझे तो इसी पल का इंतजार था। अब मेरे वार करने का समय आ गया है। मैं फाइनल में ऐसा धमाका करूंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। उसका गुस्सा और जुनून साफ झलकता है और वह दृढ़ निश्चय करता है कि अनुपमा को चैन से नहीं जीने देगा। दूसरी तरफ शादी की रस्में चल रही होती हैं और अनुपमा पंडित जी के लिए सामग्री लेने में व्यस्त होती है। तभी अचानक उसकी साड़ी का पल्लू कुंड की आग से सुलग उठता है, जिस पर सबसे पहले राही की नजर जाती है और वह चौंककर जोर से मम्मी कहकर चिल्लाती है। यह सुनकर सभी घबरा जाते हैं और दौड़कर अनुपमा की ओर देखते हैं। राही तुरंत पानी डालकर आग बुझा देती है और बिना कुछ सोचे समझे घबराकर अनुपमा को कसकर गले लगा लेती है। अनुपमा उससे शांत करते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन राही की आंखों में चिंता और डर साफ झलकता है। वह डांटते हुए कहती है कि आपको ध्यान रखना चाहिए था, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। यह सुनकर अनुपमा की आंखों में खुशी और सुकून भर आता है, क्योंकि अपनी बेटी के दिल में उसके लिए इतना प्यार देखकर वह बेहद भावुक हो जाती है। दोनों को गले मिले देख सभी खुश हो जाते हैं और माहौल भावुक हो जाता है। तोशु इस पूरे पल का वीडियो बनाने लगता है, लेकिन तभी पाखी उससे कहती है कि वह रिकॉर्डिंग बंद कर दे, क्योंकि इसका फायदा राही और अनुपमा की लड़ाई से होता। लेकिन उनके इस गले मिलने से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तोशु उसकी बात मान लेता है और कैमरा बंद कर देता है। वही भारती जसप्रीत से पूछती है कि उसे क्यों इतना घबराहट हो रही है, तो जसप्रीत कहती है कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि जब प्रोफेशनल चीजों में इमोशन आ जाते हैं तो नतीजा अच्छा नहीं होता। प्रेम पूरे दिल से खुश होकर मन ही मन सोचता है कि भगवान करे आज हवन उंड की इस पवित्र अग्नि में राही की अनुपमा के प्रति सारी नफरत जलकर राख हो जाए और माँ बेटी का रिश्ता फिर से मजबूत हो जाए। बाबूजी भी भावुक होकर कहते हैं कि काश यह खुशी हमेशा बनी रहे और सब कुछ सही चलता रहे। अनुपमा बेहद खुश होती है, पर उसे ऐसा महसूस होता है मानो अनुज उसके सामने खड़ा है और उसे आशीर्वाद दे रहा है। अनुज की झलक देखकर उसका दिल भर आता है और उसे राहत मिलती है। लेकिन तभी अचानक पाखी गुस्से से वहां आकर अनुपमा पर बरस पड़ती है। वह ताना मारते हुए कहती है कि क्या आप कोई भी शादी खराब किए बिना रह नहीं सकती? माही की शादी में भी आपने तमाशा किया था और अब अंश और प्रार्थना की शादी भी बर्बाद कर दी। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और माहौल में सन्नाटा छा जाता है। पाखी की बातें सुनकर राही को भी अतीत की तकलीफें याद आ जाती हैं और उसका पुराना गुस्सा फिर से जाग उठता है। वह झल्लाकर अनुपमा को अपने से दूर धकेल देती है और तिरस्कार भरे स्वर में कहती है कि सही कहा। वह जहां भी जाती है वहां सब कुछ बर्बाद कर देती है। अनुपमा यह सुनकर गहरे सदमे में आ जाती है और बहुत दुखी होकर वहां से चली जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को तोशु चुपचाप रिकॉर्ड करता रहता है। बाबूजी माहौल संभालने के लिए सबको शांत करते हुए कहते हैं कि शादी की रस्में बिना किसी रुकावट के जारी रहनी चाहिए। इधर अनुपमा अपने कमरे में जाकर टूट जाती है और रोते हुए भगवान से शिकायत करने लगती है। वह कहती है कि क्या आपको मुझे परेशान करके ही मजा आता है? एक पल में आप मुझे उम्मीद देते हो और दूसरे ही पल उसे चूर चूर कर देते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो? वह रोते हुए कहती है कि मेरे लाडले की शादी में मेरा ऐसा हाल अच्छा नहीं है, कृपया ऐसा मत कीजिए। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है और अपनी साड़ी का जला हुआ हिस्सा काट देती है। फिर वह भगवान से मन की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती है कि कब तक मैं हर बार सब कुछ ठीक करती रहूंगी? कभी तो ऐसा करिए कि कुछ खराब न हो, कभी तो शांति से रहने दीजिए। तभी उसे भगवान का कोई इशारा महसूस होता है और उसका मन थोड़ा शांत हो जाता है। वह अपने आंसू पोंछकर दोबारा तैयार होती है और बाहर जाने का निर्णय करती है। तभी जिग्नेश वहां आता है और हल्के फुल्के अंदाज में कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। वह कहता है कि भले ही मुझे चीजें भूलने की आदत है, लेकिन मैं सब कुछ समझता हूँ। अचानक वह हंसी मजाक में पूछता है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। यह सुनकर अनुपमा मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मैं बा से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। अनुपमा के जाने के बाद जिग्नेश खुद से कहता है कि इस बार मुझे सब कुछ याद था, लेकिन मैंने भूलने का नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि अनुपमा को थोड़ा हंसा सकूं और उसका मन हल्का हो जाए। वहीं दूसरी तरफ मोटीबा बेचैन होकर पराग को ढूंढ रही होती है। ख्याति उसके पास आकर पूछती है कि वह क्यों इतनी चिंता कर रही है, तो मोटीबा कहती है कि मुझे डर है कहीं पराग शादी में तो नहीं चला गया। अगर ऐसा हुआ तो हमारी नाक कट जाएगी। ख्याति उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और फिर वह पराग को फोन करने लगती है।
तभी अचानक पराग वहां सामने दिखाई देता है तो मोतीबा राहत की सांस लेती है और कहती है कि अच्छा हुआ वह शादी में नहीं गया, वरना सबके सामने बहुत बड़ा अपमान हो जाता। उधर अंश और प्रार्थना के फेरे शुरू हो जाते हैं और पूरा परिवार उनके चारों ओर बैठकर खुशी से आशीर्वाद देता है। सभी के चेहरे पर मुस्कान होती है और वे फूल बरसाने लगते हैं। अनुपमा यह दृश्य देखकर भावुक हो जाती है और उसे अपनी खुद की शादी के फेरे और अनुज के साथ बिताए गए पल याद आ जाते हैं। माही को भी आर्यन की याद सताने लगती है और उसकी आंखें भर जाती हैं। प्रेम और राही को अपनी शादी का दृश्य याद आता है और वे भी कुछ पल के लिए अतीत में खो जाते हैं। मंडप में फूलों की बारिश और मंत्रोच्चारण के बीच माहौल बेहद भावुक और पवित्र हो जाता है। सरिता अपने पति की तस्वीर को देखकर यादों में डूब जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। धीरे धीरे सभी फेरे पूरे होते हैं और पंडित जी घोषणा करते हैं कि अंश और प्रार्थना अब 7 जन्मों के बंधन में बंध गए हैं। यह सुनकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं और परिवार के सभी सदस्य ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। इसी खूबसूरत पल के साथ एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि लीला प्रार्थना की विदाई की रस्म निभाने के लिए कहती है कि वह मंदिर में दर्शन करके वापस आएगी। विदाई की रस्म के दौरान सबकी आंखें नम होती हैं और तभी अचानक पराग वहां पहुंच जाता है। उसे देखते ही प्रार्थना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह दौड़कर अपने पिता से मिलती है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि पिता के आशीर्वाद के बिना बेटी की विदाई अधूरी होती है और आखिरकार वह पल आ ही जाता है जब प्रार्थना और पराग गले मिलते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।